तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्लास। तो इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में। यानी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे समाकलन क्या होता है, इसके बारे में आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो इंटीग्रेशन यानी समाकलन होता क्या है, बेसिकली हम लोग ये जान लेते हैं। तो इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन बेसिकली रिवर्स प्रोसेस है किसका? डिफरेंशिएशन का। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन। यानी डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स प्रोसेस होगा उसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। यानी अगर किसी अवकलन का क्या रिवर्स प्रोसेस कर दे तो उसको क्या बोलते हैं? समाकलन बोलते हैं। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है कैपिटल एफ एक्स, ये हमारा एक ओरिजिनल फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स एफ, और ये कितना आ जाएगा? स्मॉल एफ एक्स आ जाए। यानी इस ओरिजिनल फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये स्मॉल वैल्यू आ रही है, यानी स्मॉल एफ एक्स आ जा रहा है। तो ये क्या है? ये डेरिवेटिव है। तो इंटीग्रेशन क्या बोला है? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। यानी डेरिवेटिव का जो रिवर्स प्रोसेस होगा उसको क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन बोलेंगे। अवकलन का जो रिवर्स प्रोसेस होगा उसको क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन बोलेंगे, यानी समाकलन बोलेंगे। अब रिवर्स प्रोसेस का मतलब क्या है यहाँ पर? यानी अगर इस ओरिजिनल फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो ये स्मॉल एफ एक्स आ जाता है। तो रिवर्स प्रोसेस का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर इस वैल्यू को हम इंटीग्रेट कर दें, क्या कर दें? इस वैल्यू को अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमको क्या मिल जाएगी? ये ओरिजिनल वैल्यू, ये ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स हमको मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इस वैल्यू को इंटीग्रेट कर दें, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये ओरिजिनल वैल्यू कैपिटल एफ एक्स आ जाएगी। और इसके साथ एक कांस्टेंट हम लोग अप्लाई कर देते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल के लिए। यहाँ पर क्या करते हैं? कांस्टेंट अप्लाई कर देते हैं। किसके लिए? इनडेफिनिट इंटीग्रल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। ये जो सी है इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये क्या था? इस फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन किया गया तो ये वैल्यू आई है, और अगर इस वैल्यू को इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये ओरिजिनल वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिल जाएगी। तो यानी जो समाकलन है या इंटीग्रेशन है वो रिवर्स प्रोसेस है किसका? डिफरेंशिएशन का। तो यानी डिफरेंशिएशन, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद जो फंक्शन आता है उसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमें ओरिजिनल फंक्शन मिलता है। उसी को क्या बोलते हैं? समाकलन बोलते हैं या फिर इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इस वैल्यू को क्या बोलते हैं? इस वैल्यू को बोलते हैं इंटीग्रल बोलते हैं, या फिर और बोलते हैं इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं। प्रिमिटिव, इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रल बोलते हैं या फिर प्रिमिटिव बोलते हैं। और ये जो इसको बोलते हैं, ये क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है। ये रिप्रेजेंट करता है सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है? वो डेरिवेटिव है। जो फंक्शन को, जिस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया था वो वैल्यू आई है, यानी ये क्या है? डेरिवेटिव है। ये इसको बोलते हैं इंटीग्रेंड। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेंड बोलते हैं। और ये जो है dx क्या है? इसको बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। इंटीग्रेशन, इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो ये प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन किसी भी डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। यानी अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, कैपिटल एफ एक्स है, और उसको डिफरेंशिएट करने पर स्मॉल एफ एक्स फंक्शन आता है, तो अगर इसी को रिवर्स प्रोसेस में कर दें, यानी स्मॉल एफ एक्स का अगर इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो उसको क्या बोला जाता है? स्मॉल एफ एक्स का अगर इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो हमको ओरिजिनल वैल्यू मिल जाती है। इसी को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। यानी रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। यानी अवकलन का जो रिवर्स प्रोसेस होगा उसको क्या बोलते हैं? समाकलन बोलते हैं या फिर इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर उससे हमको क्या मिल जाएगा? ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा जो हमारा डिफरेंशिएशन, जिसको हमने डिफरेंशिएट किया था। ठीक है, तो इंटीग्रेशन समझ में आया। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है? रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंट कर रही है साइन, इस साइन को बोलते हैं सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। और ये जो dx है, इसको बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं।
ठीक है। और ये वो फंक्शन है, यानी जो फंक्शन हमने डिफरेंशिएट, ओरिजिनल फंक्शन को डिफरेंशिएट किया था तो हमें ये एफ एक्स मिला, तो वो एफ एक्स ये है, इसको बोलते हैं क्या है, इंटीग्रेट। जिसको इंटीग्रेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेंड बोलते हैं। और इंटीग्रेट करने के बाद ये जो कैपिटल एफ एक्स आया है ये ओरिजिनल फंक्शन, इसको बोलते हैं इंटीग्रल या प्रिमिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल बोलते हैं या प्रिमिटिव बोलते हैं या एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि ये क्या है, डेरिवेटिव का उल्टा है ना, डेरिवेटिव का उल्टा काम करें तो इसको क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। और इसके साथ एक कांस्टेंट अप्लाई कर देते हैं जिसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। सी, ये क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब यहाँ पर ये सी क्यों लगाया गया है, ये बात अभी समझाते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रल में हमेशा हम एक कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेट करने के बाद ऐड कर देंगे, ऐसा क्यों होता है अभी देखते हैं। तो जैसे हमारे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, इसका अगर इंटीग्रेशन करें तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब 1 पावर इंक्रीज हो जाएगी अपॉन 3 हो जाएगा और ये आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ एक और इंटीग्रेशन करते हैं, एक्स की पावर 4 dx, और ये कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 5 अपॉन 5। और यहाँ पर इसको भी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अभी इसमें हमने कांस्टेंट कहीं पर भी अप्लाई नहीं किया है। कांस्टेंट क्यों अप्लाई करेंगे इस चीज़ को समझाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक डिफरेंशिएबल वैल्यू है, हमारे पास एक वैल्यू है एक्स क्यूब, यही वैल्यू है, ठीक है। तो और ये किसके इक्वल है, कैपिटल एफ एक्स के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, कैपिटल एफ एक्स के इक्वल है। तो अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर दें डी बाई डी एक्स, एक्स क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3x स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी के साथ एक और वैल्यू ले लेते हैं और यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं एक्स क्यूब प्लस 1। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, तो इस वैल्यू का जो डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू आ जाएगी। इसी के साथ और वैल्यू लेते हैं डी बाई डी एक्स और x की पावर 3 प्लस 2, यहाँ पर कोई कांस्टेंट के बोल देते हैं, कांस्टेंट बोल देते हैं के। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर। तो ये यहाँ पर ये सभी वैल्यूज आ रहे हैं। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर एक्स क्यूब फंक्शन है तो भी डिफरेंशिएशन वैल्यू यही आई है, और एक्स क्यूब प्लस 1 है तो भी जो डिफरेंशिएशन वैल्यू है वो भी उतनी ही आई है। और यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस के है तो भी डिफरेंशिएट करने पर यही वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, सभी जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट हैं लेकिन जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है। डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो सेम वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो कर्व्स हैं, ये जो सभी कर्व्स हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी ये सभी का जो टाइप है वो सेम टाइप के कर्व हैं, बस यहाँ पर इनके जो वर्टेक्सेस हैं वो अलग अलग वर्टेक्सेस होंगे। क्योंकि यहाँ पर एक्स क्यूब है तो भी 3x स्क्वायर आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस 1 है तो जो डिफरेंशिएशन आ रहा है 3x स्क्वायर आ रहा है, और एक्स क्यूब प्लस के है तो भी डिफरेंशिएशन ये आ रहा है। तो यहाँ पर अलग अलग फंक्शन है, तो फंक्शन सेम है, अलग अलग कंडीशन में फंक्शन लिखे हुए हैं, तो फंक्शन की जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू है वो क्या है, सेम आ रही है। तो यहाँ पर इसी वैल्यू को, यानी इसका भी डिफरेंशिएशन अगर सेम है, इसका भी डिफरेंशिएशन सेम है, इसका भी डिफरेंशिएशन सेम है, तो यहाँ पर इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, सी यहाँ पर ऐड कर देते हैं। इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटीग्रेशन में कांस्टेंट अप्लाई कर देते हैं। तो ये जो कर्व मिलता है इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व बोलते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रल यहाँ पर, अब यहाँ पर सी की वैल्यू क्या हो सकती है, सी की वैल्यू 1 हो सकती है, सी की वैल्यू 2 हो सकती है, या सी की वैल्यू कोई भी 3, 4, 5, 6 कुछ भी वैल्यू यहाँ पर हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स क्यूब पर, तो जो डिफरेंशिएशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3x स्क्वायर आ रहा है, और एक्स क्यूब प्लस 1 का करें तो भी डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर आ रहा है। लेकिन क्या ये दोनों फंक्शन एक्स क्यूब और एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल हैं, ये तो इक्वल हो नहीं सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक्स क्यूब प्लस के करें तो भी डिफरेंस फंक्शन जो होंगे वो इक्वल तो होंगे नहीं। तो यहाँ से कह रहा अलग अलग जो फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन क्या है, सेम वैल्यू आ रही है। और जो फंक्शन है, मान लेते हैं हमारे पास ये फंक्शन इस टाइप का अगर स्क्वायर होता और पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर होता, इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा कितना आ जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, ये 2x आएगा, और डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका भी डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2x आएगा। तो अब ये जो फंक्शन रिप्रेजेंट करें वो क्या है, देखते हैं। तो ये जो फंक्शन है वो इसको रिप्रेजेंट करें, इस कर्व को, ठीक है। और ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
ये भी एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से, ये दोनों कर्व क्या है, पैराबोला है, ठीक। तो यहाँ पर ये फंक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ये भी एक पैराबोला, ये भी पैराबोला, तो यहाँ पर पैराबोला सेम है, पैराबोला की कंडीशन सेम है, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ वर्टेक्सेस अलग अलग हैं। दोनों ही डायग्राम किसके लिए रिप्रेजेंट, दोनों ही फंक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बस वहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंडीशंस अलग अलग है कि ये जो पैराबोला है इसका वर्टेक्स यहाँ पर है, और ये जो पैराबोला है इसका वर्टेक्स यहाँ पर है। इसका वर्टेक्स कहाँ पर है, 0,0 पर, और ये जो पैराबोला नीचे वाला लिखा हुआ है x² + 1, इसका वर्टेक्स कहाँ पर है, 0,1 पर। इसका वर्टेक्स कहाँ पर है, 0,1 पर। और दोनों फंक्शन का अगर दोनों ही पैराबोला का डिफरेंशिएशन करें तो दोनों ही पैराबोला का जो डिफरेंशिएशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2x आ रहा है, ठीक है। दोनों ही पैराबोला क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 2x दोनों ही फंक्शन में आ रहा है। यानी अलग अलग जो कर्व्स हैं, अलग अलग जो कर्व हैं या फैमिली ऑफ कर्व का जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो तो सेम आएगा। तो यानी इंटीग्रेशन अगर करें फैमिली ऑफ कर्व का, यानी कोई कर्व दिया हो अगर उसका इंटीग्रेशन कर दें तो उससे इंटीग्रेशन की वैल्यू भी अलग अलग होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, सी की वैल्यू यहाँ पर इनडेफिनिट इंटीग्रल में एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं जो कि रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर फैमिली ऑफ कर्व को। और यहाँ पर सी क्या हो सकता है, सी की वैल्यू 1 हो सकती है, सी की वैल्यू 2 हो सकती है, सी की वैल्यू 0.1 हो सकती है, कोई भी वैल्यू यहाँ पर हो सकती है। तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट लगाने का प्रोसीजर क्या क्यों लगाते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि जब डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का करते हैं तो कई सारे फंक्शन एक तरीके के होते हैं और उनका डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, कई सारे फंक्शन अलग अलग फंक्शन लेकिन डिफरेंशिएशन सेम होता है। तो वो जो फंक्शंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ फंक्शन या कर्व बोल देते हैं। तो उनका जो डिफरेंशिएशन आता है वो तो सेम आता है, यानी इंटीग्रेशन भी क्या आएगा, इंटीग्रेशन अलग अलग फंक्शन का जो होगा, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन यहाँ पर c की वैल्यू 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x³ / 3 + 1 आ जाएगा। या अगर c की वैल्यू 2 कर दें तो x³ / 3 + 2 हो जाएगा। 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x³ / 3 + 3। तो ये सभी इंटीग्रेशन सेम है, बस c की वैल्यू क्या कर रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं। तो c की वैल्यू अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हो सकती है। तो यानी इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करेगा फैमिली ऑफ कर्व्स को। क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो इंटीग्रेशन क्या था, इंटीग्रेशन बेसिकली क्या था, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन था। यानी डिफरेंशिएशन का अगर रिवर्स कर दे तो क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। यानी अवकलन का अगर रिवर्स प्रोसेस अप्लाई कर दिया जाए तो वो क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। यानी डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स प्रोसेस अप्लाई करें तो क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। तो अगर हमारा फंक्शन y = fx है तो dy by dx कितना हो जाएगा, स्मॉल एफएक्स बोल देते हैं, कितना हो जाएगा, स्मॉल एफएक्स हो जाता है। अगर हमारा y = fx फंक्शन है, ठीक है, यानी डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, स्मॉल एफएक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या बताया है, इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है, रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। यानी डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आई है, डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आई है उसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, ओरिजिनल फंक्शन fx मिलता है। क्या मिलता है, fx मिलता है। और साथ में एक कांस्टेंट अप्लाई कर देते हैं। ये कांस्टेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, अलग फंक्शन जो कर्व होगा, कर्व की अलग अलग कंडीशंस में कुछ वैल्यू होगी जिसके लिए ये जो रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब fx को क्या बोलते हैं, fx को बोलते हैं पहला तो इंटीग्रल। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल, या फिर इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव बोलते हैं, प्रिमिटिव, या फिर बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। क्योंकि डेरिवेटिव का उल्टा करें तो क्या मिलेगा, एंटी डेरिवेटिव मिलेगा। और ये होता है इंटीग्रैंड, इंटीग्रैंड। ये जो dx है इसको बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। और ये सिंबल है इंटीग्रेशन का सिंबल है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें इंटीग्रेशन में होती हैं। इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी अवकलन का रिवर्स प्रोसेस अगर करें तो क्या होगा, समाकलन होगा। तो अब कुछ अभी हमने देखा था कि यहाँ पर कांस्टेंट क्यों अप्लाई करते हैं, कांस्टेंट इस वजह से अप्लाई करते हैं क्योंकि कई सारे फंक्शंस होते हैं जैसे x² + 1, x² + 2, x², इन सभी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेम होता है 2x।
ठीक। तो यानी अगर 2x का इंटीग्रेशन करें तो सभी का जो डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x होता है, ठीक है। लेकिन अगर 2x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो उससे तो ये वैल्यू सिर्फ नॉर्मल कंडीशन में कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर आएगी। तो इन सभी कंडीशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटीग्रेशन के साथ एक कांस्टेंट अप्लाई कर देते हैं जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। अब ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा अलग अलग कंडीशंस के लिए किसी की वैल्यू अलग होगी, जो कि रिप्रेजेंट करेगा, जो पूरी वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगी। क्या रिप्रेजेंट करेगी, यानी इंटीग्रेशन जो रिप्रेजेंट करता है वो फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कौन सा इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रल रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व को। अब कुछ इंपॉर्टेंट और यूजफुल फॉर्मूले देख लेते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूलेज है जो इंटीग्रेशन में यूज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इतने कॉन्सेप्ट हम लोग को याद रखने हैं क्वेश्चंस को आगे करने के लिए। फिर इसी के साथ एक और पॉइंट होता है कांस्टेंट का इंटीग्रेशन। जैसे कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन करते थे कितना होता था, 0 होता था। किसी भी कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो अगर किसी कांस्टेंट के इंटीग्रेशन की बात की जाए dy/dx और k का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है, तो अगर इसका इंटीग्रेशन करना हो k dx का इंटीग्रेशन करना हो तो कांस्टेंट यानी कांस्टेंट 1 भी हो सकता है। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना, सिर्फ इसमें क्या आ जाएगा, x प्लस k x हो जाएगा और प्लस में c आ जाएगा। अब k की वैल्यू 1 हो सकती है तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। 2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 3 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो इतने फॉर्मूलेज हैं, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि यूज होंगे। इतना इंटीग्रेशन में हम लोग को बेसिकली पढ़ना है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ समझ में आ रही है तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए। तो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x की पावर 1/3 dx। इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन क्या होता है, तो फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल टू कितना होता है, x की पावर n प्लस 1 और अपॉन में जितनी वैल्यू, कौन सी वैल्यू आएगी, पावर में है तो प्लस c, ये होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग यही अप्लाई करते हैं। तो कितना लिखा है, n प्लस 1, तो 1/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस 1 यानी कितना आ जाएगा, 4/3 ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये 4/3 अपॉन 4/3 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन का। तो इसको अगर सिंप्लीफाई कर दे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3/4 x की पावर 4/3 प्लस c। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। या अगर मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x की पावर -1/5 dx, ऐसे लिखा हो, तो उसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इसका कितना आ जाएगा, x की पावर -1/5 प्लस 1 कितना बचेगा, -4/5 बचेगा, 4/5 और प्लस c और इसके अपॉन 4/5। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/4 x की पावर 4/5, ये वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन की, ठीक है। इसी तरीके से अगर वैल्यू ऐसे लिखी हुई 1/x की पावर 2 dx, तो 1/x की, या पहले कर लेते हैं 1/x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बताया था, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, log mod x प्लस c होता है। लेकिन अगर इसकी बात करें x स्क्वायर dx की, तो x स्क्वायर इसका मतलब कितना है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x की पावर -2 dx, ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये वाला बेसिक फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। इस पर कितना आ जाएगा, इस पर एक पावर इंक्रीज होगी तो -2 प्लस 1 -1 बचेगा, -1 प्लस c, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/x प्लस c। ये इस तरीके से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन क्यूब रूट x dx, क्यूब रूट, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो अब इसको लिखने का मतलब ये है कि ये ऐसे कुछ ये वैल्यू होगी x²/3 और ये dx हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर जब इसको ऐसे लिखेंगे, यानी ये स्क्वायर है और उस पर पावर 1/3 है, तो इसको टोटली क्या लिख सकते हैं, x की पावर 2/3। तो अब इसमें जब ऐड करेंगे, यानी इसका जो इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले से करेंगे, तो इसमें 1 ऐड कर दे, पावर में क्या कर दे, 1 ऐड कर दे, तो 2/3 प्लस 1 5/3 हो जाएगा,
5/3 और प्लस में c, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 5/3, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5 x की पावर 5/3 प्लस c। ये इंटीग्रेशन इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ और बेसिक रूल जान लेते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशंस के। तो मान लीजिए हमारा इंटीग्रेशन कुछ ऐसे लिखा हुआ है, f1x प्लस माइनस f2x, यानी फंक्शन 2 या 2 और 3 पार्ट में इस तरीके से ऐड करके लिखा जाए, तो हम लोग उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो सेपरेटली अलग अलग कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, f1x dx हो जाएगा प्लस माइनस इंटीग्रेशन f2x dx हो जाएगा। यानी अगर दो फंक्शंस के बीच में 2 या 3 या 4 कोई भी फंक्शन लिखे इस तरीके से, ऐड में लिखे तो उनको अलग अलग ऐड करके लिख देंगे, माइनस में लिखे तो उनको अलग अलग माइनस में इस तरीके से लिख देंगे। या फिर कोई फंक्शन इस तरीके से अगर लिखा जाए, इंटीग्रेशन kfx ऐसे लिखा गया है dx, तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसको जो कांस्टेंट होगा उसका बाहर, उस कांस्टेंट को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, और इंटीग्रेशन किसका कर देंगे, fx का। ये बेसिक रूल है जो इंटीग्रेशन में आगे यूज होंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है, इंटीग्रेशन 3x² प्लस x की पावर 1/2 माइनस 2, ये एक इक्वेशन है और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या है, इसको हम 3 इस तरीके से अलग कर सकते हैं और x² का इंटीग्रेशन, दोनों को मैच कर दिया, प्लस कितना है x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन इस तरीके से अलग कर लिया, फिर माइनस है तो -2 बाहर हो गया और 1 का इंटीग्रेशन इस तरीके से करना है। तो x² का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 3x³/3, यही हो जाएगा, पावर 1 इंक्रीज हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग और जितनी पावर है उससे डिवाइड कर देंगे, प्लस x की पावर 3/2 हो जाएगा, 1/2 में 1 ऐड करेंगे 3/2, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 3/2 और माइनस का 2, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x हो जाएगा, और साथ में क्या अप्लाई कर देते हैं कांस्टेंट c, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो x³ माइनस 2/3 x की पावर 3/2 और माइनस का 2x प्लस c, ये वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेट करने के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। अगर प्लस या माइनस में लिखे हुए इंटीग्रेशन को, तो उस इंटीग्रेशन को हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग प्लस में लिख सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। मान लीजिए हमारा इंटीग्रेशन कुछ ऐसे लिखा होता, x³ प्लस x की पावर 2 और माइनस x प्लस 3/x ऐसे लिखा होता, इसका इंटीग्रेशन करना होता। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम कैसे लिख देते हैं, इसके अपॉन में लिखूं तो x³ कितना आ जाएगा, x² बचेगा, तो x² का इंटीग्रेशन ये हो गया, फिर प्लस लगा तो प्लस लगा दें, फिर अगला इंटीग्रेशन x² कितना बचेगा, x बचेगा dx, इस तरीके से कर लेंगे, फिर माइनस x/x कितना बचेगा, माइनस का 1 dx हो जाएगा, फिर 3/x प्लस का 3 और 1 बचेगा dx। अब इनको इंटीग्रेट कर दें तो x² का इंटीग्रेशन कितना, ³ x का इंटीग्रेशन कितना, (2) और 1 का इंटीग्रेशन कितना, x हो जाएगा, और 3 का इंटीग्रेशन कितना, 3/, ये आया था 3/ ये, तो 3 तो कांस्टेंट है, और log 1/x का इंटीग्रेशन कितना लिखवाया था, 1/x का इंटीग्रेशन कितना लिखाया था, log mod x, क्योंकि log का जो डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव कितना होता है 1/x, तो 1/x का एंटी डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, log x हो जाएगा, तो यह जाएगा log mod x लिखते हैं। mod x इस वजह से लिखा जाता है क्योंकि जो x होता है log के लिए जो x होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव हमेशा होना चाहिए, तो इस वजह से जो log के अंदर log में जो x लिखा जाता है वो mod में लिखा होना चाहिए, तो ये log mod x हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक, तो ये बेसिक इंटीग्रेशन है जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, तो अगर बात समझ में आ रही है तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ ये क्लास यहीं पर वाइंड अप होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ।